सचिन को इंस्टाग्राम चलाना बहुत अच्छा लगता है। वो इंस्टाग्राम पर आए दिन कई पोस्ट करता है जिस पर बहुत सारे लाइक्स भी आते हैं। ऐसे ही एक दिन सचिन इंस्टाग्राम चला रहा होता है कि तभी उसके पास एक फिजा नाम की लड़की की रिक्वेस्ट आती है। वो रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद सचिन को उसी फिजा नाम की लड़की से मैसेज आता है और वो खुद से कहता है, क्या बात है, अभी थोड़ी देर पहले इस लड़की ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की थी और अब मुझे मैसेज भी कर रही है। तो है इसको मुझसे कोई बात करनी है, या तो मेरी तरह बिल्कुल खाली बैठी रहती होगी ये, तभी तो मैसेज कर रही है। चल बात करके देखता हूँ। सचिन उस लड़की की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और उससे बात करने लग जाता है। बात करते करते कुछ देर घंटों में बदल जाती है और सचिन को पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन फिजा और सचिन दोनों बात कर रहे होते हैं और फिजा सचिन को एक नंबर सेंड करती है। सचिन उस नंबर पर कॉल करता है। हेलो फिजा, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और यही बात तुमने मुझसे कुछ देर पहले भी तो पूछी थी। हाँ, पर कॉल पर नहीं पूछा ना, इसलिए। वैसे तुमने मुझे अपना नंबर सेंड क्यों किया? क्योंकि जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ वो बात मैसेज पर नहीं हो सकती। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मन करता है कि तुमसे ही बातें करती रहूं बस। अच्छा, मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन हम दोनों बहुत दूर रहते हैं ना। मुझे तो तुमसे मिलने का भी बहुत मन करता है। काश तुम मेरे घर के पास रहती होती तो हम रोज मिलते। मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ, बिल्कुल तुम्हारे दिल के करीब। सचिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और क्या तुम्हारी माँ मुझे अपना लेंगी? हाँ हाँ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। और तुम माँ की चिंता मत करो, मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ, और अपने प्यार के लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। सच्ची? लेकिन मेरे साथ कोई और भी आएगा, क्या तुम उनको अपनाओगे? देखो, ना मत बोलना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अरे नहीं नहीं, तुम बस मेरे पास आओ, हम दोनों शादी करके बहुत खुश रहेंगे। मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सचिन और फिजा दोनों कॉल पर बात करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और दोनों फोन पर बात करते करते काफी समय बिता लेते हैं। एक दिन सचिन को फिजा का कॉल आता है और वो उसको मंदिर में बुलाती है। सचिन वहां जाता है। फिजा, तुम यहाँ कब आई? और यहाँ आने के बाद क्यों कॉल किया? पहले बता देती ना मुझे। और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? आराम से, मैं तुमको सब बताती हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में अपने घर में सबको बता दिया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं तुमसे यहाँ मिलने आ गई। अब चलो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। पर अचानक से कैसे? देखो सचिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुमने भी मना कर दिया तो मैं मर जाऊंगी, और तुम ही तो कहते थे कि हम शादी कर लेंगे। फिजा सचिन के आगे रोने लगती है। सचिन फिजा को रोता नहीं देख पाता और वो दोनों मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं और घर जाने लगते हैं कि तभी फिजा कहती है, रुको सचिन, मैंने तुमको बताया था ना कि मेरे साथ कोई और भी आएगा जिनको तुम्हें अपनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सचिन अपने वादों से कभी नहीं मुकरता, बुला लो। सचिन के इतना बोलते ही फिजा अपने 4 बच्चों को बुलाती है, जिनको देखकर सचिन के होश उड़ जाते हैं। ये बच्चे कौन हैं? और ये सब तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? ये तो मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। मैं तुमको इनके बारे में बता ही रही थी। अब से ये तुम्हारे भी बच्चे हैं और अब तुम इनके अब्बू हो। क्या? अपने कलेजे को टुकड़ों को मेरे गले में क्यों अटका रही हो? मैं इनको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, इनको कहीं भेज दो। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग नहीं कर सकती। अभी कुछ दिनों के बाद इनका कुछ करेंगे। अभी हम घर चलते हैं। फिजा के बार बार बोलने पर सचिन फिजा को घर ले जाता है और अपनी माँ सरला से मिलवाता है। सचिन के साथ लड़की और 4 बच्चे देखकर सरला चौंक जाती है। ये लड़की और ये 4 चंगू मंगू कौन है? और गले में माला डाले क्या करके आया है? अब ये मत बोलियो कि तूने इस लड़की से शादी कर ली है। बिल्कुल सही माँ जी, आपके बेटे ने मुझसे शादी की है और ये चारों इनके बच्चे हैं। लो बच्चों, अपनी दादी से मिलो। ये तुम्हारे अब्बू हैं और ये है तुम्हारी दादी। बेटा, ये लड़की क्या बोल रही है? तू अब्बू कब बना और मैं दादी, वो भी इन 4 बच्चों की? माँ, आप मेरे साथ अंदर चलो, मैं आपको सब बताता हूँ। सचिन सरला को अपने साथ कमरे में ले जाता है और उसको शुरू से लेकर अब तक सब कुछ सच बता देता है। सरला ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है।
ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और फिजा और उसके 4 बच्चे वहाँ अच्छे से रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सरला की पड़ोसन विमला आती है। सरला, तू तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। बेटे की शादी करवा दी और 4 पोतों की दादी भी बन गई, और ये दोस्त जैसी पड़ोसन का कच्छू नहीं बताया। मैं तो खुद ही दुखी हो गई हूँ इन नाजायज पोतों से। बिना बात के मुझे दादी दादी कहते हैं, और तो और खाते तो ऐसे हैं बच्चे जैसे जन्मों से भूखे हो। अच्छा, तूने इसके बारे में कुछ पता लगाया या फिर ऐसे ही बहू बनाकर घर ले आई? आजकल जमाना बहुत ही खराब है। रुक, किसी बच्चे को बुलाकर उससे पूछते हैं, उसको कुछ तो पता होगा। सरला फिजा के एक बेटे चिंटू को अपने पास बुलाती है और चिंटू को टॉफी देते हुए बोलती है, देख चिंटू बेटा, अगर तू अपनी दादी को सब कुछ सच सच बता देगा तो दादी तुझे ढेर सारी टॉफी देंगी। जी दादी। अच्छा बेटा, ये बता, पहले तू कहाँ रहता था और तेरे पापा कौन है? अगर सही बताएगा ना तो तुझे लॉलीपॉप लाके दूंगी। आप मुझे लॉलीपॉप दोगी? हाँ, मैं सब बताऊंगा। हम ना पहले पाकिस्तान में रहते थे। अम्मी जान को ना अभी वाले अब्बू ना बहुत पसंद है, और पहले वाले अब्बू थे ना, वो ना अम्मी जान को बहुत मारते थे। इसलिए अम्मी जान ना हम सभी को अपने साथ लेकर ना नए वाले अब्बू के पास आ गई, और ना हमें भी नए वाले अब्बू बहुत अच्छे लगते हैं। और तो और हमें अब्बू के साथ ना दादी भी मिल गई। चिंटू की बात सुनकर विमला और सरला के होश उड़ जाते हैं। सरला बहुत डर जाती है। ये सब बच्चे और बहू पाकिस्तानी है? मुझे तो पता चला था कि ये लड़की मेरे बेटे के प्यार में पागल होकर यहाँ आई थी, लेकिन ये पाकिस्तान से यहाँ आई है, ये नहीं पता था। अरे सरला, का है सचिन में? लप्पू सा तो सचिन है, मुंह में से बोलना माँ पे आवे ना। झिंगुर जैसा लड़को है, वो कहने लगे पबजी पे लौंडियन फंसा गो। अरे पबजी के बाहर तो कुत्ता भी ना पूछा उसे। तू मेरे बेटे का मजाक बना रही है? अरे जैसा भी है, मेरा बेटा है वो। अरे मेरी बातों पर इतना ध्यान मत दे, अब तो तू अपने बेटे को बचाने की सोच। इस पाकिस्तानी लड़की से अपने बेटे का कैसे पीछा छुड़वाएगी? कुछ देर बाद विमला अपने घर लौट आती है। फिर सरला अपने बेटे और बहू दोनों को फोन करके घर बुलाती है और चिंटू द्वारा बताई सारी बातें सचिन को बताती है और 2 थप्पड़ मारकर बोलती है, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। घर में 4 बच्चों के साथ पाकिस्तानी बहू ले आया। तुझे मना किया था कि इतना फोन मत चला। अगर तूने शादी न की होती तो हम इतनी बड़ी मुसीबत में न फंसते। अब कुछ भी कर और इनको यहाँ से वापस भेज। माँ, मुझे भी नहीं पता था कि ये शादीशुदा है और पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ आएगी। अगर मुझे पता होता तो मैं इसको कभी भी यहाँ लेकर नहीं आता। पर अम्मी जान, मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इनके पहले वाले अब्बू इनको और मुझे पास नहीं रखेंगे। मैं सचिन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तेरी बातों पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। आज ऑनलाइन बातें करके अपने पहले पति को छोड़कर इसके पास आ गई, कल को किसी और से बात करेगी तो उसके पास चली जाएगी। तू अपने बच्चों को लेकर चली जा यहाँ से। सरला इतना बोलकर वहां से चली जाती है और सचिन और फिजा भी दोनों अपने कमरे में लौट आते हैं। कमरे में दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते और सचिन को बैठे बैठे नींद आ जाती है। अगले दिन जब सचिन सोकर उठता है तो वो अपने पास रखी चिट्ठी पढ़ता है जिस पर लिखा होता है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और अपने बच्चों को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। आप उनका ख्याल रखना, मेरे बच्चों को अब्बू का प्यार देना। चिट्ठी पढ़कर सचिन को बच्चों पर बहुत दया आती है और वो बच्चों को हॉस्टल में डाल देता है और उनकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है। और इस तरह से फिजा से शादी करना और मिलना महज एक सपना समझकर भूल जाता है और अपनी जिंदगी में आगे निकल जाता है और साथ ही साथ बच्चों से हर महीने मिलने भी जाता है। कनिका ने शादी अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड रमन से करी थी, जिसके कारण वो दहेज में पैसा और जेवरात तो नहीं लाई थी, लेकिन हाँ अपने पति के लिए दहेज में उसकी सास यानी अपनी माँ कुलवंत देवी को लाई थी। और जब कनिका का स्वागत उसके ससुराल में हो रहा था तो दुल्हन के संग उसकी माँ को देखकर रमन की माँ शोभा बोलती है, अरे बेटा, ये समदन जी भी साथ आई है तुझे छोड़ने? नहीं माँ जी,
माँ मुझे छोड़ने नहीं बल्कि मेरे साथ आई हैं, हमेशा के लिए हमारे साथ रहने। रमन, आपने बताया नहीं माँ जी को? वो माँ, मैं आपको समझाता हूँ, अंदर तो आने दो पहले हमें, मैं बताता हूँ सब। रमन की बात सुनकर शोभा पहले उनका स्वागत करके सबको घर के अंदर लाती है और घर में आते ही कुलवंत देवी अपनी बेटी को उसके कमरे में ले आती है और ये सब देखकर शोभा बोलती है, ये सब क्या है? रमन, देखा तूने अपनी सास को और पत्नी को? ये घर में आए 2 मिनट नहीं हुए और तेरी सास कनिका को ऐसे लेकर चली गई जैसे ये हमारा घर नहीं उसका घर हो। अरे माँ शांत हो जाओ, देखो कनिका के बाबा नहीं है और शादी के बाद उसकी माँ अकेली हो जाती, इसलिए उसने बोला था कि शादी के बाद उसके साथ उसकी माँ भी आएगी तो चलेगा, तो मैंने हाँ बोल दिया। नालायक, दहेज में सोना चांदी और जेवरात लाते हैं और तू अपनी सास को लाया है दहेज में। माँ समझो ना, बेचारी की माँ है, जैसे मैं आपसे दूर नहीं रह सकता वैसे वो भी नहीं रह सकती, और किसके भरोसे अकेला छोड़ती वो अपनी माँ को। रमन की बात सुनकर शोभा मान जाती है, लेकिन उसके दूसरे ही पल कुलवंत देवी उनके सामने आकर बोलती है, समधन जी, देखिए अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज मैं अपनी बेटी के साथ ही सोऊंगी। वो क्या है ना, आज तक वो अकेले कभी नहीं सोई, तो आज रात मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी कि उसकी शादी हुई है। तो आज की रात आप दामाद जी को किसी और कमरे में सुला देना। अच्छा चलिए ठीक है, सो जाएगा किसी और कमरे में। वैसे भी हम आने जाने वालों के लिए एक एक्स्ट्रा कमरा साफ रखते हैं, तो कल से आप वहाँ सो जाना, आज ये सो जाएगा। इतना बोलकर शोभा और रमन आराम करने चले जाते हैं और कुलवंत देवी अपनी बेटी कनिका के पास जाकर बोलती है, तेरी सास बहुत तेज है, तुझे उंगलियों पर नचाना चाहती है। कोई नहीं, वो तेरी सास है तो मैं भी रमन की सास हूँ, कम तो मैं भी नहीं हूँ। अच्छा चल अब सो जा। कुलवंत अपनी बेटी कनिका के साथ उसके दहेज में ससुराल आई थी, जो अब एक सास होने का रौब अपने दामाद पर दिखाना चाहती थी, जिसके लिए अगली सुबह जब कनिका तैयार होकर अपनी सास के पास जाकर उसके पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है, तभी रमन भी फ्रेश होकर आता है तो उसको देखकर कुलवंत बोलती है, दामाद जी दिख नहीं रहा आपको? आपकी सास खड़ी है सामने, पहले सुबह उठकर आपको भी अपनी सास के पैर छूने चाहिए। अच्छा वो ठीक है सासू माँ, पाए लागू सासू माँ। हाँ ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, उठ जाओ। कनिका की माँ तो 1 नंबर की खड़ूस और अत्याचारी सास है, बेचारा मेरा बच्चा। खैर बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो इसलिए कुछ मीठा बना लो। ठीक है माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। कनिका रसोई की तरफ चली जाती है, जिसके बाद कुलवंत रमन से बोलती है, दामाद जी, शादी अकेले मेरी बेटी की ही नहीं हुई है, आपकी भी हुई है। जाइए आप भी अपनी पहली रसोई की रस्म करिए और मेरे लिए भी कुछ मीठा सा बनाइए। क्यों शोभा जी, पति पत्नी बराबर होते हैं तो रस्में भी बराबर होनी चाहिए ना। जी जी, सही कहा आपने। कहाँ फंस गया यार, कितनी अत्याचारी सास है। दहेज में पैसे लेना गुनाह है, लेकिन सास लेना वो नहीं गुनाह है। बेचारा रमन अब अपनी दहेज में आई अत्याचारी सास के चलते अपने ही घर में पहली बार खाना बनाने जाता है, जहां उसको रसोई में देखकर कनिका बोलती है, अरे रमन, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं बना लूंगी। तुम तो बना लोगी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे भी बोला है पहली रसोई की रस्म में उनके लिए कुछ मीठा बनाने के लिए। यार क्या है ये सासू माँ को, इतनी खड़ूस तो मेरी माँ नहीं है जितनी तुम्हारी माँ है। अरे रमन, माँ तो मजाक कर रही होगी, तुम जाओ मैं बना देती हूँ। वाह, मेरी वाइफ कितनी प्यारी है। ठीक है तुम बना लो, मैं जाता हूँ। रमन इतना बोलकर जैसे ही रसोई से बाहर जाने को होता है, तभी कुलवंत देवी रसोई में आकर खड़ी हो जाती है, जिसके चक्कर में बेचारे को सच में कुछ बनाना ही पड़ता है अपनी पहली रसोई में। लेकिन सब कुछ यहीं खत्म नहीं होता। अब कनिका को अगर शोभा कुछ बोलती करने को, तो कुलवंत भी रमन को कुछ न कुछ काम दे देती। ये देखकर रमन परेशान हो जाता है और एक दिन अपने ऑफिस में बैठा अपने दोस्त दीपक से बोलता है, दीपक यार, मेरे दहेज में मेरी अत्याचारी सास आई हुई है, जो मुझ पर दमकर अत्याचार कर रही है। अरे यार, सुबह जल्दी उठा देती है, कहती है मेरी बेटी भी तो उठ रही है, तुम भी उठो। रात को ऑफिस से आने के बाद अपने पैर दबाती है, कहती है मेरी बेटी भी अपनी सास के पैर दबाती है, तो तुम भी दबाओ। भाई तो तू ना सास को दहेज में लाया क्यों है? बोल देना सासू माँ को अपने कि खानदान के रिवाज के हिसाब से शादीशुदा लड़की के घर में ज्यादा दिन उसके मायके वाले नहीं रहते हैं। अरे नहीं यार, कनिका को बुरा लगेगा अगर मैंने ऐसा कुछ बोला तो। कोई नहीं, सह लूंगा थोड़ा अत्याचार भाई। रमन शाम को जब ऑफिस से घर जाता है तो उसको जल्दी आता देखकर कुलवंत उसे बोलती है, दामाद जी, आप जल्दी आ गए।
तो ऐसा करिए, कनिका के साथ खाना बनवा दीजिए, आखिर बेचारी अकेले लगी रहती है। ठीक है सासू माँ। 1 मिनट रमन बेटा। समधन जी, आप देख नहीं रही, रमन अभी अभी ऑफिस से थका हारा आया है और आप आते ही उसको काम करने के लिए बोल रही हो, और वो भी वो काम जो उसका है ही नहीं। शोभा जी, मेरी बेटी भी पूरे दिन आपके मुताबिक चलती है, घर के सारे काम करती है, किसी काम के लिए मना नहीं करती, क्योंकि उसके लिए उसकी सास की बात सर आंखों पर। तो क्या दामाद जी अपनी सास की बात नहीं मान सकते? अरे लेकिन कनिका इस घर की बहू है और रमन इस घर का बेटा, दोनों में फर्क है। मतलब आप अपने बेटे और बहू में फर्क करती हैं? अरे आप दोनों चुप हो जाओ, मैं थक गया हूँ लड़ाई देखकर। माँ आप शांत रहो, और सासू माँ आप भी। जा रहा हूँ मैं कनिका की मदद करने। अरे जितना अत्याचार मेरी सास मुझ पर कर रही है, उतना अगर मेरी माँ कनिका पर करती तो इनका तो मुंह बन जाता। पर कोई नहीं, कनिका के लिए तो मैं सब सह लूंगा। थका हारा रमन रसोई में कनिका की मदद करने चला जाता है, लेकिन कनिका उसको कुछ नहीं करने देती, बल्कि आराम से रसोई में ही बैठा लेती है और दोनों हंसते खिलखिलाते हुए बात करने लगते हैं। तभी शोभा के घर उसकी पड़ोसन शारदा आती है, तो शोभा अपनी बहू को 2 कप चाय बनाने के लिए बोलती है। कुछ देर में कनिका की बनाई चाय रमन बाहर लेकर आता है और शारदा व शोभा को दे देता है, जिस पर शारदा बोलती है, अरे रमन बेटा चाय लेकर आया है, क्या बात है, बहू अपने पति से काम करवा रही है? ऐसा कुछ नहीं है आंटी। ऐसा ही है शारदा बहन, मेरे बेटे का ये अपना घर है, इसके बावजूद इस बेचारे पर इतना अत्याचार होता है। अरे वो दूसरी तरफ सोफे पर जो बैठी है ना, इसकी सास है, अपनी बेटी संग दहेज में आई है और मेरे बेटे का जीना हराम किया हुआ है। अरे ये क्या, बेटी के ससुराल में माँ भी रह रही है? ये कैसी माँ है? हमारे घर में तो बेटी के ससुराल का पानी पीना भी पाप माना जाता है, और यहाँ तो माँ बेटी के ससुराल में डेरा जमा कर बैठी है। सच में शोभा बहन, तुम ही झेल रही हो, मैं होती तो निकाल फेंकती, माँ को भी और साथ में इसकी बेटी को भी। ये सब कनिका सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही कुलवंत का भी सर शर्म से झुक जाता है, लेकिन तभी रमन बोलता है, आंटी अगर एक लड़की अपना घर बार छोड़कर एक पराये घर में आकर उस लड़के के पूरे परिवार को संभाल सकती है, उसके घर को अपना घर समझ के हर सुख दुख सहन करती है, तो क्या एक लड़का उसकी एक माँ को नहीं संभाल सकता? अरे वैसे कहते हैं बच्चे बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, तो जब मेरी बीवी अपनी अकेली माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले आई, तो आप जैसे लोगों को उसमें भी दिक्कत है? अरे बेटा, मैंने तो तेरे लिए बोला है, तू बेचारा अपनी दहेज में आई सास के अत्याचार सह रहा है, तेरी माँ ने बताया? कोई अत्याचार नहीं कर रही मेरी सास मुझ पर। जब मेरी पत्नी अपनी सास की सेवा करने से पीछे नहीं हटती, तो मैं क्यों हटूं? जब वो मेरी माँ को इज्जत और प्यार दे रही है, तो क्यों ना मैं उसकी माँ को वही इज्जत और प्यार दूं। और हाँ, ये मेरा घर है और कनिका की माँ मेरी भी माँ है, उनके घर में रहने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। रमन के शब्द शारदा का मुंह तो बंद करवा देते हैं, लेकिन कुलवंत की आंखें खोल देते हैं कि जिस दामाद पर वो अत्याचार कर रही थी, वो सच में बेटे से भी बढ़कर है। जिसके बाद कुलवंत भी रमन से माफी मांगती है और फिर उस दिन के बाद से रमन को माँ और सास दोनों का प्यार बराबर मिलता है। साथ ही शोभा भी अपनी समधन को सहेली बनाकर उसके साथ खुशी से वक्त बिताने लगती है।